हेलो एंड वेलकम टू द चैनल ऑनलाइन अधिकारी। मेरा नाम है सौरभ यादव और यहाँ पर आपको घटना सार का पोस्टमार्टम किया जा रहा है। पहला लेक्चर है यह। इसमें हम लोग राष्ट्रीय घटनाक्रम को कंप्लीट करेंगे, ऐसे ऐसे अंतर्राष्ट्रीय मतलब जो भी आगे है सब कुछ कंप्लीट कर देंगे। नई घटना सार मार्केट में आ चुकी है जिसमें अप्रैल 2022 से 20 सितंबर 2022 तक का करंट अफेयर दिया गया है। इसको आप पूरा अच्छे तरीके से पढ़ डालिए। आने वाले समय में जो भी आपके एग्ज़ाम है, यूपी SSC का एग्ज़ाम हो, यूपी PCS 2023 हो या कोई और एग्ज़ाम RO अगर होता है तो उसके लिए अपने नॉलेज को ब्रशअप करते रहिए। करंट अफेयर से आपका GS भी बहुत कुछ यहाँ पर आपका कंप्लीट होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। साथ ही आपको बता दें सौरभ ऑफिशियल टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई, वहाँ पर आपको क्विज़ वगैरह करंट अफेयर के अब कराए जाएंगे, तो ज्वाइन कर लीजिए। पहला करंट अफेयर है कि चीता जो है भारत में आय गवा है, यानी 8 चीता भारत में लाए जा चुके हैं। कहाँ से लाए गए हैं? चीता जो लाए गए हैं नामीबिया से। नामीबिया मैप में देखिएगा, वर्ल्ड मैप में देखिएगा नामीबिया देश कहाँ पर है और उसकी राजधानी को आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। भारत में 8 चीता लाए गए हैं जिसमें से 5 फीमेल हैं और 3 मेल चीता हैं, तो उनको लाकर छोड़ दिया गया है। छोड़ा कहाँ गया है? पालपुर कूनो है ना, पालपुर कूनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। वहाँ पर इनको छोड़ दिया गया है कि अब घूमो, विचरण करो और शिकार करो और जियो और जीने दो। ठीक है। भारत में 1947 में आखिरी बार चीता की मृत्यु हुई थी। चीता जो है कि लैंड पर बहुत तेज़ दौड़ने वाला फास्टेस्ट एनिमल है लैंड पर। आप उसको सर्च करिएगा कितनी इसकी स्पीड है। उसके अलावा आप लोग टाइगर की स्पीड देखिएगा, लायन की स्पीड देखिएगा कि क्या इनकी स्पीड है, और चीता की देखिएगा तो सबसे तेज़ दौड़ने वाला है। छत्तीसगढ़ के कोरिया ज़िले में आखिरी बार इसकी मृत्यु हुई थी जब सरगुजा के महाराजा ने इनका शिकार कर दिया था और इनको निपटा दिया था। और अब भारत में लाए गए हैं 17 सितंबर, डेट याद रखिएगा। बोइंग 747 विमान से ये लोग लाए गए थे। 747-400 को इस तरह से डिज़ाइन किया गया था कि चीतों को आभास न हो कि उन्हें कहीं बाहर ले जाया जा रहा है ना, पता भी ना चले उनको कि तुमको हम लोग यहाँ से निकाल के बहिरा आ रहे हैं। मध्य प्रदेश के श्योपुर स्थित कूनो राष्ट्रीय पार्क में चीतों को छोड़ने के बाद PM मोदी ने लगभग 400 चीता मित्रों से संवाद किया। यानी चीता मित्र वे लोग हैं जो चीतों की देखभाल करेंगे कि चीता किधर जा रहे हैं, उनको बचाने का प्रयास करेंगे। ठीक है। वर्ष 2023 में, अगला करंट अफेयर, वर्ष 2023 में G20 सम्मेलन नई दिल्ली में होगा। अब सरकार ने ये बता दिया। अभी तक तो इसका कुछ जम्मू कश्मीर से रिलेटेड कुछ चीज़ थी जो जम्मू कश्मीर कहा गया था। BPSC के प्री में भी एक क्वेश्चन आया था कि कहाँ पर G20 की नई समिट जो होगी कहाँ होगी 2023 में, तो उसमें शायद जम्मू कश्मीर को ही माना गया है और उस वक्त जम्मू कश्मीर ही सरकार के द्वारा कहा गया था। लेकिन अब भारत सरकार ने हाल ही में घोषणा की कि G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन 9 से 10 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में होगा। अब G20 देश क्या है? G20 यानी ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज़, 20 देशों का समूह। 20 देशों में 19 देश हैं और यूरोपियन यूनियन है। यूरोपियन यूनियन क्या है? यूरोपियन यूनियन में कितने देश हैं? यूरोपियन यूनियन किस ट्रीटी के द्वारा, किस एग्रीमेंट के द्वारा ट्रीटी है उसके द्वारा बना था, ये आप लोग थोड़ा सर्च करके कमेंट कर दीजिएगा। ओके। तो वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद यानी वैश्विक GDP का 85% G20 देश ही, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का 75%, विश्व जनसंख्या का 2/3 G20 देशों के पास ही है। मतलब ये लोग इतना कंट्रीब्यूट करते हैं विश्व की अर्थव्यवस्था में, विश्व की जनसंख्या में, विश्व के व्यापार में। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या मतलब आप बताइएगा, क्या G20 का फाउंडिंग यानी फाउंडर मेंबर भारत था? क्या G20 देशों का फाउंडर मेंबर भारत था? अगर था तो कब बना था G20, ये भी आप लोग कमेंट करिएगा। केंद्र और असम का पूर्वोत्तर के 8 विद्रोही गुटों से समझौता। पूर्वोत्तर यानी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की बात करें, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट यानी वही असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, इन सब देशों की बात हो रही है, सिक्किम भी। तो केंद्र और असम का पूर्वोत्तर के 8 विद्रोही गुटों से समझौता हो गया। केंद्र सरकार, असम सरकार का 8 विद्रोही गुट थे। विद्रोही गुट कौन लोग थे? जो लोग चाहते थे कि एक नदी बह रही है उस धारा में नहीं बहना चाहते, वो चाहते हैं कि एक अपनी नई धारा बनाएं। तो इसलिए ये लोग उनको फिर से उसी धारा में लाने के लिए इनके साथ समझौता किया कि आप लोग इसी धारा में बहिए, नहीं तो फिर बहुत बुरा होगा। फाइनली उनके साथ समझौता किया जा चुका है। तो ये केंद्र सरकार, असम सरकार और 8 विद्रोही गुट थे।
और इस समझौते के बाद असम के आदिवासी समूहों के 1182 कैडर हथियार डालकर मुख्यधारा में शामिल हो गए, है ना। तो इससे फ़ायदा कुछ हो नहीं रहा था उन लोगों का, और शामिल हो गए तो अच्छी बात है, ठीक है। समझौते में चाय बागानों का त्वरित और केंद्रित विकास सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक आदिवासी कल्याण और विकास परिषद की स्थापना करने और सशस्त्र कैडरों के पुनर्वास व पुनर्स्थापन तथा चाय बागान श्रमिकों के कल्याण के उपाय करने का भी प्रावधान इसमें है, ठीक है। आप बताइएगा अप्सपा क्या है? अप्सपा एक्ट कब आया था? अप्सपा है ना, अप्सपा आर्म फोर्सेस स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट, अप्सपा किस वर्ष ये लाया गया था और क्या है ये? सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का उद्घाटन हुआ है। सेंट्रल विस्टा एवेन्यू, आप अगर नई दिल्ली में आएंगे तो राजपथ यानी इंडिया गेट के सामने आप घूमेंगे तो वहाँ पर पहले राजपथ था, और ये राजपथ पहले कहा जाता था किंग्सवे यानी किंग का रास्ता है ना। तो किंग्सवे के नाम पहले ये बना था सेंट्रल विस्टा, ये किंग्सवे पहले इसका नाम था। आज़ादी के बाद 1955 में इसका नाम जो है कि राजपथ कर दिया गया था। अब 7 सितंबर को इसका नाम कर दिया गया कर्तव्य पथ। ये सेंट्रल विस्टा एवेन्यू यानी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंतर्गत ही यह है, ओके, ठीक है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री जी ने इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का भी अनावरण किया। यह प्रतिमा 28 फुट ऊंची ग्रेनाइट पत्थर पर उकेरी गई है। 65 मीट्रिक टन की यह प्रतिमा उसी जगह स्थापित की गई जहां विगत 23 जनवरी 2022 को पराक्रम दिवस पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण किया गया था, ठीक है। तो 23 जनवरी ये भी याद हो गया आपको कि 23 जनवरी सुभाष चंद्र बोस की जयंती होती है, इसलिए उस दिन को पराक्रम दिवस मनाया जाता है, ओके। सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का हिस्सा है ये दोनों कार्य जो अभी सामने आपके दिखे हैं, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने 10 दिसंबर 2020 को किया था। यानी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का उद्घाटन शुरुआत कर दी गई थी 10 दिसंबर 2020 को। इससे पहले जुलाई 2022 में प्रधानमंत्री जी ने अशोक स्तंभ का भी अनावरण कर दिया है, ओके। इसके पहले 10 जुलाई को किया था, जुलाई में, 10 जुलाई नहीं, डेट देख लीजिएगा आप लोग। 13,500 करोड़ रुपए का यह प्रोजेक्ट है। इस दौरान दिल्ली में महत्वपूर्ण इमारतें बनने लगी। मतलब ये जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट था बहुत पुराना है। एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर को दी गई थी, ये लोग इंजीनियर थे। इन दोनों ने ही सेंट्रल विस्टा को डिज़ाइन किया। नाम अक्सर इन लोगों का आता है, एडविन लुटियंस एंड हर्बर्ट बेकर, ओके। तो ये पूरा सेंट्रल विस्टा से रिलेटेड चीज़ें हैं। अभी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ है, कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम आपको बता देंगे, आप वैसे भी जान जाएंगे। हरिद्वार आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत भारत का सर्वश्रेष्ठ जिला घोषित हो चुका है। हरिद्वार जो है आकांक्षी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट कार्यक्रम के तहत भारत का सर्वश्रेष्ठ जिला घोषित हो चुका है। अगस्त 2022 में जारी जून 2022 की रैंकिंग में देश के 122 आकांक्षी जिलों में आधारभूत अवसंरचना के क्षेत्र में हरिद्वार जिले को पहला स्थान प्राप्त हुआ है, जिसके लिए उसे भारत का सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया गया है। भारत का सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला होने के सम्मान के साथ साथ जिले को 3 करोड़ रुपए का अतिरिक्त आवंटन भी मिलेगा कि और विकास करो भैया, है ना। हरिद्वार जिला केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल को आवंटित किया गया, जिन्होंने जिले के विकास में सक्रिय रुचि ली है। 2018 में शुरू किए गए थे नीति आयोग के एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है? उन संभावित जिलों की पहचान करना है जो सामाजिक आर्थिक विकास के माध्यम से मॉडल ब्लॉक में विकसित हो सकते हैं, ठीक है। तो ये आपने देख लिया, हरिद्वार है यह जिला। आगे बढ़ते हैं। भारत के 3 शहर यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ में शामिल हो गए। भारत के 3 शहर ग्लोबल यूनेस्को क्या है देखिएगा आप, कब बना ये भी मिल जाए तो कमेंट करिएगा। भारत के 3 शहर ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ में शामिल हो गए। कौन कौन से शहर है भैया? केरल के 2 शहर हैं, त्रिशूर और नीलाम्बूर। ये 2 शहर केरल के हैं। और तेलंगाना का शहर वारंगल है। तेलंगाना का शहर है वारंगल। ये इन शहरों के बारे में थोड़ा सा सर्च कीजिएगा, कुछ चीज़ें मिलेंगी, उसको पढ़ने का प्रयास करिएगा। त्रिशूर और नीलाम्बूर और तेलंगाना का वारंगल, ओके। इस बार यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ की सूची में यूक्रेन की राजधानी कीव, दक्षिण अफ्रीका का शहर डरबन और यूएई के शहर शारजाह को शामिल किया गया है। भारतीय शहर नीलाम्बूर, त्रिशूर और वारंगल यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ में शामिल होने वाले देश के पहले 3 शहर हैं, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं।
टी हब द्वारा हैदराबाद में विश्व का सबसे बड़ा नवाचार केंद्र का उद्घाटन। नवाचार केंद्र, इनोवेशन हब कहा जाएगा ना, टी हब द्वारा हैदराबाद में विश्व का सबसे बड़ा नवाचार केंद्र का उद्घाटन किया गया। भारत के अग्रणी नवाचार और स्टार्टअप उत्प्रेरक टी हब द्वारा हैदराबाद में विश्व का सबसे बड़ा नवाचार केंद्र इनोवेशन हब का उद्घाटन 28 जून को किया गया। यह दुनिया का सबसे बड़ा नवाचार केंद्र है। नवाचार मतलब इनोवेशन, इसके फोकस क्षेत्र हैं ई वाहन, मोबिलिटी, हेल्थ टेक, इंटरप्राइज टेक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है। केरल स्वयं का इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य। केरल बन गया फिर से मतलब कि केरल आगे ही रहता है अक्सर। केरल स्वयं का इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। स्वयं का, खुद का। केरल के मुख्यमंत्री श्री पिनाराई विजयन ने घोषणा की कि दूरसंचार विभाग भारत सरकार द्वारा सभी को इंटरनेट सुविधा प्रदान करने के केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क लिमिटेड को इंटरनेट सेवा प्रदाता का लाइसेंस मिल गया है। KFON का उद्देश्य सभी सेवा प्रदाताओं को उनके संपर्क अंतराल को कम करने हेतु कोर नेटवर्क अवसंरचना या एक सूचना राजमार्ग बनाना है। राष्ट्रीय योग ओलंपियाड 2022 नई दिल्ली में हुआ 28 जून को। ठीक है। राष्ट्रीय योग ओलंपियाड 2022 नई दिल्ली में हुआ। ओके। राष्ट्रीय योग ओलंपियाड की थीम थी मानवता के लिए योग। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या थी ये भी कमेंट कर दीजिएगा, जो 21 जून को हुआ योगा डे। गूगल द्वारा यातायात डेटा सार्वजनिक करने वाला औरंगाबाद पहला शहर हो गया। बस, गूगल द्वारा यातायात डेटा सार्वजनिक करने वाला औरंगाबाद पहला शहर बन गया है। औरंगाबाद है ना। तो औरंगाबाद कहाँ का जिला है? औरंगाबाद आपको एक बिहार में भी मिलेगा, एक और कहीं है, वो वाला हुआ है, बिहार वाला नहीं हुआ है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री की भारत यात्रा थी उनकी, 5 से 8 सितंबर को वो आई थी। क्या नाम उनका? शेख हसीना। तो इनके साथ बहुत से समझौते वगैरह हुए हैं, आई थी भारत। तो संपर्क से रिलेटेड ऊर्जा, जल संसाधन, व्यापार, निवेश, सीमा प्रबंधन, सुरक्षा, विकास, साझेदारी, क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ। और इसके साथ ही 7 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इनमें 25 साल बाद कुशियारा नदी के जल बंटवारे का ऐतिहासिक फैसला भी शामिल है। अब कुशियारा नदी के बारे में देखिए कहाँ से निकलती है। यूपीएससी इसको पकड़ सकता है, यूपीपीसीएस भी पकड़ सकता है। आजकल नदियों पर ज़्यादा फोकस करता है यूपीपीसीएस, और वहाँ से अच्छे खासे क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज देता है। तो 25 साल बाद कुशियारा नदी के जल बंटवारे का ऐतिहासिक फैसला भी शामिल है। कुशियारा नदी, मोदी जी ने कहा कि दोनों देशों की सीमाओं से 54 नदियां गुजरती हैं, यानी 54 नदियां जो हैं दोनों देश यानी बांग्लादेश और भारत के बॉर्डर से गुजरती हैं। ये भी याद रखिए, 54 रिवर्स हैं जो भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर से होकर गुजरती हैं। ओके। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि भारत के साथ बांग्लादेश सबसे ज़्यादा लैंड बॉर्डर शेयर करता है। ये तो आपको पता ही होना चाहिए, ज्योग्राफी में आपने पढ़ा ही होगा। ये सदियों से लोगों की आजीविका से जुड़ी हैं ये जो नदियां हैं। ओके। मैत्री थर्मल सुपर पावर प्लांट की पहली यूनिट के अनावरण से बांग्लादेश में किफ़ायती बिजली की उपलब्धता बढ़ेगी। ठीक है। और रूपसा नदी पर एक रेलवे पुल का भी उद्घाटन किया गया। तो ये कुछ समझौते हुए, कुछ महत्वपूर्ण जो थे वो हमने बता दिया। बांग्लादेश दक्षिण एशिया में भारत का अब सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। दक्षिण एशिया में, साउथ एशिया में अब भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, और दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 18 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। कितना? 18 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। ओके। ठीक है। यही नहीं, बांग्लादेश भारत का चौथा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य भी बन गया है। निर्यात यानी भारत में जो चीज़ें बनती हैं वो बांग्लादेश पहुंचा दी जाती हैं, जो भी प्रोडक्शन होता है वो पहुंचा दी जाती है, मतलब निर्यात होता है चौथे नंबर पे। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने बांग्लादेश को सबसे बड़ा विकास साझेदार बताते हुए कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। भारत बांग्लादेश संयुक्त नदी आयोग की, अब भारत और बांग्लादेश के बीच संयुक्त नदी आयोग की 38वीं मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन 25 अगस्त 2022 को नई दिल्ली में किया गया। बैठक का आयोजन 12 वर्ष के अंतराल पर किया गया था। ठीक है। यही कुशियारा नदी का समझौता जो था, और भारत बांग्लादेश के बीच एक आयोग भी गठित किया गया बहुत पहले। अब कब गठित किया गया था ये आप बताइएगा। आपको अभी पता चला है कि 54 रिवर्स जो हैं भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर पर फ्लो होती हैं, प्रवाहित होती हैं। ठीक है। इस बैठक का आयोजन 12 वर्ष के अंतराल पर किया गया, और कुशियारा नदी से रिलेटेड समझौता जो उसको फाइनल मुहर लगी। कुशियारा नदी, इसके बारे में आप पढ़िएगा।
आईएनएस विक्रांत बहुत न्यूज में था, बहुत चर्चा में था। 3 सितंबर को नौसेना के बेड़े में यह शामिल हो गया। आईएनएस विक्रांत इंडिजिनियसली डेवलप्ड है, भारत के द्वारा खुद की टेक्नोलॉजी के द्वारा यह विकसित किया गया है आईएनएस विक्रांत। और प्रधानमंत्री जी ने केरल के कोच्चि में आयोजित समारोह में इसे नौसेना को समर्पित कर दिया। साथ ही इसे समुद्र में तैरता हुआ एक शहर की संज्ञा दी। किसकी? समुद्र में तैरता हुआ एक शहर, है ना। 20,000 करोड़ रुपए की लागत से यह बना हुआ है। और विक्रांत का अर्थ है विजयी और वीर। यह देश में बने एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर के अलावा मिग 29 के लड़ाकू विमान सहित 30 विमान संचालित करने की क्षमता रखता है। यह एक साथ 30 एयरक्राफ्ट ले जा सकता है। इनमें मिग 29, कामो 31, अर्ली वार्निंग हेलीकॉप्टर्स, MH-60 ये सब ले जा सकता है। इसमें 2 फुटबॉल मैदान जितना बड़ा फ्लाइंग टेक है। इसमें 21,000 टन से अधिक विशेष ग्रेड स्टील का प्रयोग हुआ है। ओके, 31 जनवरी 1997 में नौसेना से सेवा मुक्त कर दिया गया था। आईएनएस विक्रांत पहले था, लेकिन वो पूरी तरीके से भारत का नहीं था। 1957 में HMS हरक्यूलिस नाम से एक जंगी जहाज को ब्रिटेन से खरीदा गया था, जिसे आईएनएस विक्रांत के नाम से 1961 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। पहले किया गया था, हमारे पास था नहीं तो हमने खरीद लिया ब्रिटेन से, और 1961 में उसको आईएनएस विक्रांत नाम से उसको नौसेना में शामिल किया। 1997 में ये सेवा मुक्त हो गया, बुजुर्ग हो गया था, और फिर से बन गया, भारत के द्वारा बनाया गया, इसलिए आईएनएस विक्रांत। और कौन बनाया है? कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। कौन? कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। ओके, आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रमादित्य के साथ भारतीय नौसेना के पास चीन की तरह 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हो गए। कितने हो गए हैं? आईएनएस विक्रमादित्य हो चुका है, आईएनएस विक्रांत अभी हुआ है। इसके साथ ही भारतीय नौसेना के पास चीन की तरह 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हो गए हैं। भारत एशिया में चीन के बाद ऐसा दूसरा देश है जिसके पास खुद के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, बल्कि 2 एयरक्राफ्ट कैरियर निर्माण की स्वदेशी तकनीकी भी है। याद रखिएगा चीज़ें। चलिए, और उसका ध्वज भी परिवर्तित किया गया, और उसके ध्वज पर लिखा है कि सम नो वरुड़ा, वरुण जल के देवता, इस पर लिखा है सम नो वरुड़ा। ओके, और वहाँ पर जो पहले ब्रिटेन का जो जॉर्ज क्रॉस हुआ करता था, वहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज की सील लगा दी गई है। ठीक है, तो ये आईएनएस विक्रांत से रिलेटेड जो भी चीज़ें थी हमने आपको बता दिया। आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रमादित्य भारत के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ साथ 2 एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की, मतलब एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की स्वदेशी तकनीकी भी भारत में है। स्वदेशी तकनीकी खुद इस देश की टेक्नोलॉजी है कि आगे हम और बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला वन विश्वविद्यालय फॉरेस्ट विश्वविद्यालय भैया, फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी है। तेलंगाना विधानसभा द्वारा वानिकी विश्वविद्यालय अधिनियम 2022 को अनुमोदित किया गया। इसके बाद भारत में अपनी तरह का पहला वानिकी विश्वविद्यालय तेलंगाना में स्थापित होने जा रहा है। ठीक है, याद रखिएगा। वैश्विक स्तर पर वर्ल्ड लेवल की बात करें तो ऐसे विश्वविद्यालय रूस और चीन के पास हैं। भारत में बनने वाला यह दुनिया का तीसरा वन विश्वविद्यालय होगा। यानी इस प्रकार के विश्वविद्यालय चाइना के पास हैं, फिर रूस के पास हैं, फिर अब भारत हो गया है विश्व में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक पश्चिम बंगाल में, धार्मिक स्मारक बन रहा है कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक बनने के अलावा वैदिक तारामंडल का मंदिर, जिसे इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस इस्कॉन के मुख्यालय के रूप में प्रयोग किया जाएगा, तथा जिसमें दुनिया का सबसे बड़ा गुंबद भी होगा, का निर्माण किया जाएगा। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में। याद रखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक पश्चिम बंगाल में। दार्जिलिंग में पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क को सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर का सम्मान दिया गया। पद्मजा नायडू कौन है भैया? इनके बारे में थोड़ा कमेंट कर दीजिएगा आप लोग। दार्जिलिंग में पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क को सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर का सम्मान दिया गया। दार्जिलिंग कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल। दार्जिलिंग की चाय, आप बताइएगा भारत में सबसे पहले कौन सी ऐसी चीज़ थी जो कहीं पर उत्पादित होती थी जिसको GI टैग दिया गया था, है ना, GI टैग। और GI टैग दिया जाता है तो कितने वर्षों के लिए GI टैग दिया जाता है, ये भी बता दीजिएगा अगर आपको पता हो तो। और इसी के साथ भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या 75 हो गई। कितने रामसर स्थल भारत में हो गए? 75।
75 हो गए, 75 वर्ष भारत अपनी स्वतंत्रता के मना रहा है। तो भारत में वर्तमान में 75 रामसार साइट्स हो गए हैं। रामसार साइट्स के बारे में आपको पता ही होगा, क्या है अभी बताते हैं थोड़ा बहुत। इस वर्ष भारत के 28 वेटलैंड स्थलों को रामसार कन्वेंशन में शामिल किया गया है। इस वर्ष यानी वर्ष 2022 में भारत में कितने 28 रामसार साइट्स को शामिल किया गया। इसके पहले उत्तर प्रदेश टॉप पर था जहां पर 10 रामसार साइट्स थे, लेकिन अब उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर आ चुका है। यानी पहले नंबर पर कौन सा देश आ गया है, देश कह रहे हैं सॉरी, कौन सा राज्य पहले नंबर पर है, तो पहले नंबर पर अब हो चुका है तमिलनाडु। तमिलनाडु में 14 रामसार साइट्स हैं। अब यूपीएससी यहाँ पर खेलने का प्रयास करेगा, क्योंकि संख्या हो गई है 75। अब संख्या 75 हो गई है तो यूपीएससी सुमेलित करने के लिए क्वेश्चन देगा या फिर यूपीपीसीएस भी देगा कि बताइए कि यह रामसर साइट्स किस राज्य में है, यह रामसर साइट किस राज्य में। ऐसे 2-3 ऑप्शन देता है यूपीएससी, अक्सर ऐसे क्वेश्चन होते हैं। यूपीपीसीएस भी देगा और भी कोई एग्जाम हो दे सकते हैं, तो इस प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे, तो इसलिए एक बार नज़र घुमा लीजिएगा, है ना। तो तमिलनाडु के कुल 14 हैं, तो नंबर 1 पर तमिलनाडु हो गया। दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश है जिसमें 10 हैं। उत्तर प्रदेश के 10 तो आपको रट्टा होने चाहिए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला रामसर स्थल उड़ीसा में स्थित चिल्का झील है। चिल्का लेक, चिल्का झील उड़ीसा। चिल्का झील के साथ केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य, केवलादेव घाना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में है, ये भी बता दीजिएगा। और यूपीएससी यहाँ से क्वेश्चन पूछ चुका है कि यह केवलादेव घाना जो है यह कौन सी 2 नदियों के बीच में स्थित है। ऐसे स्टेटमेंट बनाया है, आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख सकते हैं, है ना। हिमाचल प्रदेश स्थित रेणुका आर्द्रभूमि क्षेत्र भारत का सबसे छोटा है। तो बताइएगा कि भारत का सबसे बड़ा रामसर साइट्स कौन सा है, भारत का सबसे बड़ा रामसर साइट्स कौन सा है। ओके, रामसर कन्वेंशन वर्ष 1971 में यूनेस्को द्वारा स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संधि है। इसमें उन वेटलैंड स्थलों को सम्मिलित किया जाता है जो पर्यावरण की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, रामसर ईरान में स्थित वह स्थान है जहां वर्ष 1971 में इस अंतर्राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। रामसर साइटों की अधिक संख्या यूनाइटेड किंगडम में, यूके में है। यूके स्कॉटलैंड, वेल्स, इंग्लैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड को मिला के यूके का मतलब उत्तराखंड नहीं, यूनाइटेड किंगडम, है ना, याद होना चाहिए आपको। रामसर साइटों की सबसे अधिक संख्या यूके में है, 175 साइटें हैं। उसके बाद मेक्सिको का नंबर आता है जहां पर 142 है। और भारत में कितने हो गए रामसर साइट, 75। पैंटानल दुनिया का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय आर्द्रभूमि है। 3 दक्षिण अमेरिकी देश बोलिविया, ब्राज़ील और पराग्वे में फैला हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की 15वीं राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी बन चुकी हैं 15वीं। 16वीं होनी चाहिए थी, लेकिन 16वां चुनाव था। राष्ट्रपति हैं 15वीं, क्योंकि भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी 2 बार राष्ट्रपति थे। और भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति भी 2 बार थे। कौन थे बता दीजिएगा, उनसे क्वेश्चन यूपीपीसीएस में पूछा जा चुका है 2022 में। 64% इनको वोट मिले, 36% वोट इनके विपक्षी दल जो थे यशवंत सिन्हा जी को मिला। बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछ चुका है। 25 जुलाई को शपथ ली थी। 25 जुलाई को एन.वी. रमन्ना जी ने शपथ दिलाई थी। एन.वी. रमन्ना जो चीफ जस्टिस सीजेआई थे, और 25 जुलाई को ही क्यों शपथ दिलाई गई थी इसके बारे में थोड़ा सा हिस्ट्री है, वो देखिएगा। भारत के कई राष्ट्रपति जो हैं 25 जुलाई को ही शपथ लिए हैं, देखिएगा थोड़ा सा। 16वां चुनाव था यह, और दूसरी महिला राष्ट्रपति, इसके पहले प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थीं। साथ ही साथ यह पहली आदिवासी महिला भी हैं जो संथाल जनजाति से संबंधित हैं और उड़ीसा के मयूरभंज जिले से संबंधित हैं। 64 वर्ष की हैं, सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति भी हैं, और रायरंगपुर विधानसभा से 2 बार विधायक भी रही हैं। साथ ही 1 बार उड़ीसा सरकार में वाणिज्य, परिवहन, मत्स्य पालन और पशु संसाधन विकास मंत्री के रूप में इन्होंने कार्य भी किया है। 18 मई 2015 से 12 जुलाई 2021 तक श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने झारखंड के राज्यपाल के रूप में अपनी सेवाएं दी और झारखंड की प्रथम महिला राज्यपाल भी बनी थी और पहली महिला आदिवासी राज्यपाल भी थी। ठीक है, भारत देश में। ओके, संथाल जनजाति से संबंधित हैं। तो बताइएगा, संथाल विद्रोह भी हुआ था क्या, बताइएगा आप लोग। एक मुंडा विद्रोह था, मुंडा था। संथाल विद्रोह देखिएगा और 1857 की क्रांति देखिएगा,
दोनों कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकते हैं, देख लीजिएगा। मुंडा विद्रोह भी कब हुआ था वो भी बताइएगा। जगदीप धनखड़ भारत के 14वें उपराष्ट्रपति बन गए, जगदीप धनखड़ जी। अभी क्वेश्चन यूपीपीसीएस में पूछा गया था कि यूपीपीसीएस कह रहे हैं, सॉरी बीपीएससी का पेपर हमने देखा तो उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में कितने लोग जो थे वोट देने के मतलब हकदार थे, कितने लोग वोट दे सकते थे। तो ये कितना था, 788 शायद था ऑप्शन उसमें, या 688, ऐसे देख लीजिएगा। तो 528 वोट मिले किसे, जगदीप धनखड़ जी को, और विपक्षी जो थी उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को मात्र 182 वोट मिले। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 अगस्त को राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी ने राष्ट्रपति भवन में पद और गोपनीयता की शपथ दिला दिए। ओके, भारत के संविधान के अनुच्छेद 56(1) में प्रावधान है कि भारत का उपराष्ट्रपति 5 साल की अवधि के लिए पद पर रहता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है जिसमें राज्यसभा के सदस्य और लोकसभा के सदस्य शामिल होते हैं, लेकिन राष्ट्रपति के केस में ये चीज़ नहीं है। क्या है राष्ट्रपति के चुनाव में, कैसे होता है, आपको जानना जरूरी है और आप जान जाइएगा, पढ़ लीजिएगा या आपको पता ही होगा। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स नीति आयोग ने जारी कर दिया है। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स जो 2018 से जारी किया जा रहा है ना, 2018 से जारी किया जा रहा है। पहले नंबर पर कर्नाटक आ गया है। बड़े राज्यों की बात करें, प्रमुख राज्यों की बात करें, पहले कर्नाटक है, दूसरे तेलंगाना है। उत्तर प्रदेश का स्थान 7वां है। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है, पहले कर्नाटक, दूसरे तेलंगाना, 7वें पर उत्तर प्रदेश। पूर्वोत्तर यानी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट और पहाड़ी राज्यों की बात करें तो मणिपुर, उसके बाद उत्तराखंड का स्थान है। और केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो चंडीगढ़ पहले पे, दूसरे पर दिल्ली है। ओके, चलिए। सुमन के बेरी नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। सीईओ कौन है नीति आयोग का, परमेश्वरन अय्यर, याद रखिएगा, ये लोग नए बने हैं। सुमन के बेरी ये क्या है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। ओके, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है बताइएगा आप लोग। और यह सूचकांक, देखिए क्वेश्चन टफ बनाएंगे तो सूचकांक पूछेंगे कितने आधार पर, कौन से स्तंभ है जिस पर यह निकाला जाता है। तो मानव पूंजी, निवेश, ज्ञान कार्यकर्ता, व्यापारिक वातावरण, सुरक्षा और कानूनी वातावरण, ज्ञान उत्पादन और ज्ञान प्रसार। ज्ञान उत्पादन शब्द कुछ अच्छा सा लग रहा है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरुणाचल प्रदेश और असम के बीच समझौता हुआ है। अरुणाचल प्रदेश और असम के बीच सीमा विवाद समझौता हुआ है। सीमा को लेकर कुछ विवाद था, उसको नामसाई घोषणा बताया गया, नामसाई घोषणा नाम दिया गया। तो सीमा के विवाद से रिलेटेड भारत के 2 राज्यों के बीच में ऐसा था, तो लोगों ने समझौता कर लिया, और समझौता ही सबसे अच्छी चीज़ है ना, सुलह। इस मामले पर तीसरे दौर की चर्चा के बाद अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू और उनके समकक्षी असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने नामसाई घोषणा पर 15 जुलाई 2022 को हस्ताक्षर किए। ठीक है, दोनों लोगों ने हस्ताक्षर किया, शांति बहाल किया। दिल्ली स्थित अनंगताल राष्ट्रीय स्मारक घोषित हुआ है। दिल्ली में स्थित अनंगताल है। दिल्ली में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के मेहरौली में कुतुब मीनार के पास स्थित अनंगताल को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने का गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। मेहरौली में स्थित इस ताल का निर्माण तोमर राजा अनंगपाल द्वितीय द्वारा 1060 ईस्वी में कराया गया था। तोमर राजा थे, अनंगपाल द्वितीय ने 1060 ईस्वी में कराया था। इन्हें 11वीं शताब्दी में दिल्ली की स्थापना करने और इसे बसाने के लिए जाना जाता है। ढिल्लिकापुरी, इन्होंने ढिल्लिकापुरी के नाम से बसाया था इसको। अनंगपाल तोमर ने वर्तमान दिल्ली को ढिल्लिकापुरी के नाम से बसाया था, जिसका उल्लेख चाहमान नरेश सोमेश्वर के बिजौलिया अभिलेख से मिलता है। चाहमान नरेश सोमेश्वर के बिजौलिया अभिलेख से मिलता है कि अनंगपाल तोमर ने वर्तमान दिल्ली को ढिल्लिकापुरी नाम से बसाया था। ओके, अनंगपाल तोमर ने, याद रखिएगा। अनंगताल जो है इसको राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जा चुका है। गुजरात सरकार जो है सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले उत्पादन नीति की घोषणा करने वाला पहला राज्य हो गया। सेमी अर्धचालक है ना, पूरा चालक नहीं कंडक्टर, सेमीकंडक्टर। जर्मेनियम सिलिकॉन की बात अक्सर होती है, तो इसके लिए नई उत्पादन नीति की घोषणा करने वाला पहला राज्य बना है। कौन सा? गुजरात। बुरहानपुर मध्य प्रदेश का जिला है। देश का पहला हर घर जल जिला घोषित हो चुका है, यानी सभी लोगों के पास टैप से यानी पानी वहाँ पर पहुँच चुका है, पीने का पानी। ओके, 2018 में हर घर जल ये कार्यक्रम शुरू किया गया था केंद्र सरकार के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। हाँ,
ये अच्छा है करंट अफेयर। देश की सबसे लंबी मालगाड़ी का सफल परिचालन, सबसे लंबी, देश की सबसे लंबी मालगाड़ी, क्या नाम है ट्रेन का? सुपर वासुकी ट्रेन। सुपर वासुकी ट्रेन, इस ट्रेन का परिचालन साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे की तरफ से किया गया। 6 इंजन 295 डिब्बे वाली 3.5 किलोमीटर लंबी सुपर वासुकी मालगाड़ी ने 15 अगस्त को छत्तीसगढ़ के कोरबा से नागपुर के राजनांद गांव के बीच 27,000 टन कोयला लेकर यात्रा पूरी की। सबसे लंबी ट्रेन है सुपर वासुकी ट्रेन। अब वासुकी नाम क्यों दिया गया है? वासुकी नाम, इस मालगाड़ी का नाम नागों के हिंदू देवता वासुकी के नाम पर पड़ा है। शिव का सर्प वासुकी भगवान शिव के गले में लिपटा रहता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मंडला देश का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला। अब कार्यात्मक क्या होता है? फंक्शनली लिटरेट। कार्यात्मक मतलब फंक्शनली लिटरेट। फंक्शनली लिटरेट क्या है? कार्यात्मक क्या है? पूर्ण रूप से कार्यात्मक साक्षर होने का अर्थ है कि अब मंडला जिले के सभी लोग अपना नाम लिख सकते हैं, साथ ही गिनती लिखना और पढ़ना जानते हैं। इतना ही फंक्शनली लिटरेट हैं, कार्यात्मक रूप से साक्षर हैं ये लोग। ओके, कौन है? मंडला देश का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बन गया मध्य प्रदेश का। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। देश की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस लॉन्च। हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाली पहली बस लॉन्च हुई है ना। निजी क्षेत्र की कंपनी है KPIT लिमिटेड और औद्योगिक अनुसंधान परिषद सेंट्रल CSIR द्वारा विकसित देश की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस का पुणे में केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने 21 अगस्त 2022 का अनावरण किया। कहाँ पर? पुणे में। पुणे में। ओके, पहली हाइड्रोजन फ्यूल बस है। हाइड्रोजन फ्यूल इसमें यूज होगा। इससे निकलने वाला एकमात्र उत्सर्जन पानी होता है हाइड्रोजन फ्यूल से, इसलिए यह संभवतः परिवहन का सबसे पर्यावरण के अनुकूल माध्यम है। इसकी तुलना में लंबी दूरी के मार्गों पर चलने वाली एक डीजल बस सामान्यतः सालाना 100 टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करती है और देश में ऐसी 10 लाख से ज़्यादा बसें हैं। आप दिल्ली की बात करेंगे, दिल्ली में ज़्यादातर बसें आपको CNG मिलेंगी, ऑटो भी CNG मिलती हैं। CNG के कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है ना, CNG। ओके, और LPG आपके घरों में रेगुलर यूज होती है। LPG में क्या होता है? ब्यूटेन और प्रोपेन होता है ना। PCS खेला था अच्छे से। गोवा 100% हर घर जिला प्रमाणन वाला पहला राज्य बन गया। गोवा 100% हर घर जल प्रमाणन राज्य हो गया है। 378 गाँव हैं, खाली 378 गाँव हैं। घर कितना है? 2,63,013 ग्रामीण घरों में नल का पानी उपलब्ध कराया गया। गोवा इसीलिए हो गए हैं, संख्या कम है भैया, 378 खाली गाँव हैं, है ना। उत्तर प्रदेश में देखिए कितना हजार गांव हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जी हैं और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र शेखावत भी उपस्थित थे 19 अगस्त को, जब इसको हर घर जल उत्सव मनाया गया और इसको पहला राज्य घोषित कर दिया गया। जल जीवन मिशन का अनावरण 15 अगस्त 2019 को लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया था। दादरा और नगर हवेली और तथा दमन और दीव ये एक ही यूनियन टेरिटरी हैं जो पूरे तरीके से ये भी हो चुके हैं हर घर जल वाले जिले। मध्य प्रदेश के खंडवा में दुनिया का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र बन रहा है। अभी मध्य प्रदेश खंडवा में दुनिया का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र जो भी बन रहा है, जहां से 600 मेगावाट, तैरता मतलब तैरेगा, ऊपर तैरता रहेगा, है ना, 600 मेगावाट बिजली पैदा करेगा। मध्य प्रदेश के खंडवा में नर्मदा नदी के तट पर बने ओंकारेश्वर बांध के जलाशय पर 3,000 करोड़ रुपए से अधिक की अनुमानित लागत से बनाया जाएगा, नर्मदा नदी पर, है ना। उकला के स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स में भारत 118वें स्थान पर। उकला है ना, ऐसे करके है, उकला की स्पीड टेस्ट में भारत 118वें स्थान पर है। तो बात तो सही है भैया, 4G की स्पीड तो आती ही नहीं ढंग से। हम 5G अच्छी बात है, 5G हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, भारत सरकार 5G लॉन्च कर रही है, लेकिन 118वें नंबर पर हम हैं। हमें स्पीड पूरे तरीके से, हम 4G डेटा तो लेते हैं लेकिन हमें 3G ही स्पीड प्राप्त होती है। ये चीज़ आप भी जान रहे होंगे, आप तो देख ही रहे हैं, डिजिटल माध्यम पे देख ही रहे हैं। ओके, स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स के अनुसार नॉर्वे ओवरऑल वैश्विक औसत मोबाइल स्पीड के लिए शीर्ष स्थान पर बना हुआ है, जबकि चिली ओवरऑल वैश्विक फिक्स्ड ब्रॉडबैंड स्पीड के मामले में दूसरे स्थान पर है ना। पहले पे नॉर्वे, दूसरे पे चिली है, भारत 118वें पे है। भारत के पहले इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया भैया? बिहार के पूर्णिया में कर दिया गया है। पहले इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन बिहार के पूर्णिया में पहले इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन कर दिया गया है। ओके, याद रखिएगा। भारत का पहला शुद्ध
शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र असम में शुरू हुआ है। शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र असम में OIL ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा असम में अपने जोरहाट पंप स्टेशन पर भारत का पहला 99.999% शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट पायलट प्लांट का 21 अप्रैल 2022 को इसको शुरू कर दिया गया। अब इसको 100 ही कर देते, इतना 999 क्यों किए हैं, है ना। भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र असम में शुरू। पुराना करंट अफेयर है, PCS के दौरान हम लोग पढ़े थे। भारत की पहली पूर्णतः डिजिटल बस सेवा महाराष्ट्र में पहली डिजिटल बस सेवा। देश की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत सांबा जम्मू कश्मीर के सांबा के पल्ली गांव में पूरी तरीके से कार्बन न्यूट्रल पंचायत है। कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन गई है जम्मू कश्मीर का सांबा जिले के पल्ली गांव। ओके। भारत का पहला डिजिटल वाटर बैंक UPPCS 12 जून को यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। उसका नाम है एक्वेरियम, कर्नाटक में एक्वेरियम। क्या नाम है? डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम, कर्नाटक में। ओके, कर्नाटक के बेंगलुरु में। स्वदेशी नेविगेशन गगन का उपयोग करने वाली पहली एयरलाइन आपको पता ही है, इंडिगो है। बहुत पढ़ा गया हम लोगों ने, आपने पिछला लेक्चर देखा होगा जब पोस्टमार्टम किया गया था घटनासार का। स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम गगन का उपयोग करने वाली पहली एयरलाइन बन गई है इंडिगो। बताइएगा भारत में कितनी एयरलाइन वर्तमान में ऑपरेट कर रही हैं? एयरलाइन है ना, एयर AIR, एयर मतलब ऑल इंडिया रेडियो नहीं, एयरलाइन अलग है। एयरटेल भी ऐसे ही बना, AIRTEL, एयरटेल, हवा की पूंछ। ठीक है। एयर 72 विमान में इस तकनीक का उपयोग किया गया। ये विमान का नाम भी याद रखिएगा। वैसे पुराना करंट अफेयर हो चुका है, 27 अप्रैल का करंट अफेयर है। राजस्थान के किशनगढ़ हवाई अड्डे पर उतारा गया था। ठीक है। गगन क्या नाम है? इसमें GPS सहायता प्राप्त गगन GPS एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन का उपयोग किया गया था, जिसे संयुक्त रूप से केंद्र द्वारा संचालित भारतीय विमानपत्तन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और इसरो द्वारा विकसित किया गया है। याद रखिएगा। चलिए, सांबा 100% घरों को कवर करने वाला भारत का पहला जिला, 100% घरों को कवर करने वाला पहला जिला हो गया। आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के तहत 100% घरों को कवर करने वाला भारत का पहला जिला बन गया सांबा जम्मू कश्मीर का सांबा जिला। अभी हमने देखा सांबा जिले का पल्ली गांव जो है पूरी तरीके से कार्बन न्यूट्रल पंचायत हो चुकी है। तो ये रहे राष्ट्रीय घटनाक्रम जो घटनासार में आया हुआ है, जो अर्धवार्षिकी घटनासार है, अप्रैल 2022 से 20 सितंबर 2022 तक का है। तो करंट अफेयर अच्छे से पढ़ डालिए, अच्छे से तैयार कर डालिए। अभी हमने कई क्वेश्चन पूछा है और देखिए कभी कभी क्वेश्चन क्या होता है कि ऐसे ही सर्च वर्च किए रहते हैं, कुछ चीज़ें तो वहीं से आ जाता है। तो थोड़ा बहुत चीज़ें ध्यान देंगे तो अच्छा करके आएंगे। ज़रूरी नहीं है कि सब चीज़ें आपको किताब में मिल जाएं, कुछ चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाती हैं और कुछ क्वेश्चन आपके अनुभव के आधार पर सही होते हैं। इसलिए लगे रहिए, जुड़े रहिए। सौरभ ऑफिशियल टेलीग्राम को ज्वाइन करिए और क्विज वगैरह आप वहाँ पर शुरू होंगे, उसमें पार्टिसिपेट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।